डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव इसी हफ्ते होने की संभावना। 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान संभव। किसी ओबीसी नेता को मिल सकता है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद। योगी सरकार का सख्त फैसला। यूपी में 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक। योगी सरकार ने ईएसएमए लागू कर लगाई सख्त पाबंदी। अमरोहा में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा। अमरोहा अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला पति सहित गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर से अवैध रूप से पति के साथ भारत आ गई थी बांग्लादेशी महिला। बहराइच महाराजगंज हिंसा केस में बहराइच की जिला अदालत का फैसला। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में दोषियों में 1 को फांसी, 9 को आजीवन कारावास की सजा। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई थी हिंसा। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। आपको बता दें, इसी क्रम में गुरुवार शाम को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें संघ के वरिष्ठ नेताओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए विनोद तावड़े की मौजूदगी में 13 दिसंबर को नामांकन कराया जाएगा। माना जा रहा है कि पार्टी 16 दिसंबर से पहले ही नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बार यूपी में संगठन की कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपी जा सकती है। माना जा रहा है कि ओबीसी चेहरा चुनना यूपी की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है। इससे गैर यादव ओबीसी वोटों को और मजबूत किया जा सकेगा, जिससे चुनाव में पार्टी को बढ़त मिल सकती है। इससे पहले मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए अध्यक्ष के चयन के लिए संगठन स्तर पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि 16 दिसंबर से पहले नए अध्यक्ष का नाम घोषित हो सकता है। सूत्रों ने दावा किया कि संगठन स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वीकेंड लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में हड़तालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीनों तक किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। आपको बता दें, यह रोक एस्मा 1966 के तहत लागू की गई है। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू हो गया है। नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि अगले 6 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा और न ही किसी भी तरह की हड़ताल में हिस्सा ले सकेगा। यदि कोई कर्मचारी नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सख्त दंड का प्रावधान है। सरकार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से कई विभागों में कामकाज लगातार प्रभावित हो रहा था। इससे आम लोगों को दिक्कतें बढ़ रही थी। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, सफाई और प्रशासन जैसे विभागों में हड़तालों के कारण सेवाएं बाधित हो रही थी। सरकार का कहना है कि जनहित सबसे पहले है और जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सख्त कदम उठाना जरूरी था। बाराबंकी में आयोजित किसान कल्याण मिशन के तहत हुए कृषक पाठशाला और प्रगतिशील किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ प्रदेश के विकास और विकसित भारत के निर्माण में किसानों का सहयोग लेना चाहती है और सरकार इसे सहयोग भी देना चाहती है। उन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया कि खेती में कुछ नया और उन्नत करें। उन्होंने कहा कि हर किसान एग्रीकल्चर, सब्जी, ऑर्गेनिक खेती और डेयरी में नवाचार कर रहा है। कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए समय पर खेती, अच्छा बीज और सही देखभाल जरूरी है। डबल इंजन की सरकार अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी दृश्य से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। किसान पाठशाला के शुभारंभ के अवसर पर आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं
आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ सभागार में अधिकारियों के साथ एसआईआर समेत विकास योजनाओं के कार्यों में प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री पहले मंडल के तीनों जिलों आजमगढ़, मऊ और बलिया के अधिकारियों के साथ सभागार बैठक कर तमाम विकास कार्यों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए एसआईआर योजना में हुई प्रगति की समीक्षा की, कई बिंदुओं पर जानकारी लेने के साथ दिशा निर्देश दिए। घुसपैठियों के संबंध में कार्रवाई को कहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री एनडीए के नेताओं के साथ भी सभागार में बैठक कर चुके हैं। एसआईआर के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि 14 दिन के लिए एसआईआर कार्य को आगे बढ़ा दिया गया है। सभी नेता यह सुनिश्चित कर लें कि बूथ पर सभी पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज हों और कोई भी छूट ना पाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, उनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। ऐसी कोई विशेष एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई। बात बात पे ये भी हुआ कि सबको देख लेना है कि सारी जनता अपनी एसआईआर के फॉर्म भी प्रॉपर्ली भरे। अब देखिए, अधिकारी तो भाई चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो काम कर रहे होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। पार्टी संगठन जो है वो लगा हुआ है, संगठन अपने हिसाब से जो काम करता है उसमें हम लोग अपना काम करते हैं। प्रतापगढ़ जिले में चल रहे एसआईआर सर्वे के प्रथम चरण में जिले का 100% कार्य पूर्ण होने पर जिलाधिकारी शिवशाही बस्ती ने प्रेस वार्ता किया है। उन्होंने बताया कि जिले के 25,25,130 मतदाताओं का सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें से 9,813 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम अगली सूची से कट जाएगा। उन्होंने बताया कि कुल मतदाताओं में 79,235 ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं 14,07,268 ऐसे मतदाता हैं जो अनट्रेसेबल हैं, यानी जिन्हें ढूंढा नहीं जा सका, जबकि 2,26,466 ऐसे मतदाता हैं जो परमानेंट किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं, जबकि 49,261 ऐसे मतदाता पाए गए जो ऑलरेडी दूसरे मतदान केंद्रों पर पहले से ही एनरोल्ड हैं, जबकि अन्य की संख्या 16,695 है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी अधिकारियों और बीएलओ द्वारा अथक परिश्रम से समय रहते कार्य पूर्ण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इसके बाद जो सूची ड्राफ्ट की जाएगी, उनमें जिन मतदाताओं का नाम छूट गया है वे अपने पहचान पत्र के साथ आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं, जिसकी सुनवाई के बाद वैलिड डॉक्यूमेंट पाए जाने पर उसे दोबारा सूची में जोड़ लिया जाएगा। यह आपत्तियां राजनीतिक दल भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो जो मैप्ड बाई सेल्फ हैं वो जो डेटा है वो है 34.47%। जो मैप्ड एज प्रोजिनी है वो डेटा है 39.48%। और जो नो मैपिंग है, ऐसे लोग निकल के आए हैं 1,47,268। तो 1,47,268 ऐसे वोटर हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। ऐसे लोगों को ड्राफ्ट पब्लिकेशन के पश्चात नोटिस जारी किया जाएगा और जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 12 डॉक्यूमेंट्स अधिकृत किए गए हैं इसके लिए, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्टर्स को सबमिट करना होगा अपने एईआरओ या ईआरओ को, और उसके पश्चात फिर उनके एईआरओ और ईआरओ के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उनके द्वारा वैलिड डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया गया है, वो स्वीकार करने योग्य है, और उसके आधार पर फिर वो निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो एसआईआर का प्रथम चरण था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमारे यहाँ बीएलओ और बीएलए की मीटिंग होनी शुरू हो गई हैं, मिनट्स भी बनाए जा रहे हैं, और साथ ही जो एएसडीडी की कैटेगरी में डेटा जा रहा है उसकी सूची भी बीएलएस को दी जा रही है। योगी सरकार के आदेश पर गोरखपुर में घुसपैठियों के लिए 3 मंजिला डिटेंशन सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ 50 लोग, जिसमें 30 पुरुष और 20 महिला शामिल हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी, जिनमें किचन, बच्चों के रहने की व्यवस्था होगी। साथ ही ये सेंटर का पूरा परिसर सीसीटीवी कैमरे और गार्ड की निगरानी में रहेगा।
साथ ही आग से बचाव के संसाधन भी होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है। सरकार ने घुसपैठियों को डिपोर्ट करने से पहले डिटेंशन सेंटर में रखने की बात कही है। इसी के तहत गोरखपुर में भी घुसपैठियों के लिए 3 मंजिला बिल्डिंग में डिटेंशन सेंटर बनाया गया है, जहां 50 लोगों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था है। डिटेंशन सेंटर में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र ऊपर से नीचे तक लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारा परिसर रहेगा। तीनों फ्लोर कैमरे से लैस रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली के गिरफ्तार होने का मामला सामने आया है। बता दें आपको कि रीना बेगम ने हाल में ही सोशल मीडिया पर बाय बाय बांग्लादेश का वीडियो पोस्ट किया था, जो पुलिस की नजर में आया। इसके बाद अमरोहा पुलिस ने महिला और उसके पति के खिलाफ जांच शुरू की और उन्हें हिरासत में ले लिया। रीना बेगम बांग्लादेश की नागरिक हैं और उनके पास बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मौजूद है। अमरोहा पुलिस के अनुसार रीना और राशिद की मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी, जहां दोनों अस्पताल में नौकरी करते थे। दोस्ती के बाद उनकी शादी हुई और दोनों 6 साल पहले सऊदी अरब में निकाह कर चुके थे। इस वर्ष मार्च में रीना बांग्लादेश आई और राशिद भी वहां पहुंचा। इसके बाद 9 अक्टूबर को दोनों नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर अमरोहा जिले के मंडी धनौरा क्षेत्र में रहने लगे। सीओ धनौरा सर्कल अंजलि कटारिया ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत जांच की। जांच में पता चला कि रीना और राशिद बिना किसी वैध दस्तावेज या वीजा के भारत में प्रवेश कर अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में लिया गया। स्थानीय पुलिस ने यह भी बताया कि रीना बेगम के सोशल मीडिया पोस्ट से उनकी यात्रा और भारत में अवैध प्रवेश का पता चला। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई जारी है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि दोनों के अवैध प्रवेश और रहन सहन के पीछे और कौन कौन से लोग शामिल थे। अमरोहा में इस मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या रीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा या उसे अपने पति राशिद के साथ अमरोहा में रहने की अनुमति दी जाएगी। मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनवसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीज़ा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे थे। इस संबंध में दोनों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तगण पुलिस हिरासत में है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। अयोध्या लक्ष्मण पथ के चौड़ीकरण की जद में आ रही मांझा, जमथरा और बंधा के 300 प्रभावित परिवारों की समस्याओं को लेकर निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने भाजपा पूर्व सांसद लल्लू सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पूर्व सांसद को पत्र के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराया और मांग की कि बंधा चौड़ीकरण की जद में आने वाले परिवारों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। श्यामलाल निषाद ने बताया कि सभी परिवार गरीब हैं और जमीन खरीदकर घर नहीं बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क निर्माण से उनका परिवार बेघर होने की स्थिति में है और बिना मुआवजे और वैकल्पिक आवास के वे अपने परिवार सहित जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने आश्वासन दिया कि कोई भी बेघर नहीं होगा और जब तक उनको कहीं बसाया नहीं जाता तब तक उन्हें रहने दिया जाएगा। माननीय सांसद जी से मिलने आए थे, जो जमथरा से लेकर राजघाट तक चौड़ीकरण हो रहा है। हमारे सारे निषाद बिरादरी और यादव बिरादरी का मकान उसमें जा रहा है। हम लोग सांसद जी से अनुरोध करने आए थे कि हम लोग को उजाड़ा जाए मगर कहीं बसाने का भी हम लोग को काम किया जाए। इसलिए हमारे गरीब निषाद बिरादरी सारे गरीब हैं। ज़मीन लेके कहीं ज़मीन खरीद के रह नहीं पाएंगे। इनको हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इनको कहीं न कहीं बसाया जाए। सांसद जी ने कहा कि इस समय डीएम साहब हाई कोर्ट गए हैं, शाम के बात होगी और वहाँ एडीएम साहब से कह के काम रुकवा दिया गया है। जब तक इनको कहीं बसाया नहीं जाएगा तब तक वहाँ काम नहीं शुरू होगा। हम लोग सारे लोगों के दस्तखत करके सांसद जी को दिए हैं और वो आश्वासन दिए हैं कि जब तक काम नहीं होगा तब तक इनको कहीं बसाया नहीं जाएगा। बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई हिंसा, आगजनी, बवाल और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषियों को बड़ी सजा सुनाई है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवारों को न्यायालय से न्याय की उम्मीद जगी हुई है, जहां 13 महीने 26 दिन सुनवाई चलने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों के सबूतों को देखा और गवाहों को सुना।
जिला और सत्र न्यायालय बहराइच की अदालत ने 10 अभियुक्तों को दंगा भड़काने और रामगोपाल मिश्रा की निर्मम हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा और अब्दुल हमीद, अब्दुल तालिब सैफ सहित 9 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जहां पर कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट पर केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में एक साथ 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से की गई है। सबसे बड़ी छापेमारी लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर हुई, जो इस पूरे रैकेट में अहम भूमिका निभाने का आरोपी है। इसके ठिकानों से ईडी को कई संदिग्ध दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और लेन देन से जुड़े सबूत मिले हैं। ईडी ने फिलहाल जब्त किए गए सभी साक्ष्यों को गहन जांच के लिए भेज दिया है। इससे पहले मंगलवार को आरोपी आलोक सिंह और अमित टाटा को कड़ी सुरक्षा में सीजीएम कोर्ट लखनऊ में पेश किया गया था, लेकिन वकीलों के हंगामे और अव्यवस्था के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को तय की है। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। यूपी एसटीएफ अब तक इस पूरे रैकेट में 87 एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कई तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूरे नेटवर्क पर एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस की धाराएं और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है। ईडी की नई छापेमारी से इस ड्रग सिंडिकेट की फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की जांच को और मजबूती मिली है। मथुरा जिले में बढ़ते साइबर अपराध और गैंग गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए मथुरा पुलिस ने गुरुवार सुबह तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवर्धन थाना क्षेत्र के कुख्यात गांव देवसेरस मुड़सेरस में सर्च ऑपरेशन चलाया है। अपराधियों का गढ़ माने जाने वाले इन गांव में अचानक भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। कई लोग घरों से भागने की कोशिश करते देखे गए, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। हमीरपुर शहर कोतवाली की कुछेचा पुलिस चौकी के पास बने साई कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्लांट में एक मजदूर की मिक्सर मशीन में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। साई कंस्ट्रक्शन प्लांट में सीमेंट डालते समय संतुलन बिगड़ने से 40 वर्षीय मजदूर की मिक्सर मशीन में गिरकर मौत हो गई, जिससे प्लांट में हड़कंप मच गया और कर्मचारी फरार हो गए। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने प्लांट बंद कराकर पुलिस बल तैनात किया है और शव को उठने नहीं दिया गया है, जिससे कई घंटे तक हंगामा होता रहा। आज कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में कुछेचा गांव में साई कंस्ट्रक्शन का एक साइट है, जहां पे मिक्सर प्लांट के अंदर बब्बू निषाद नामक एक मजदूर जो है, जो कुछेचा के रहने वाले हैं, वो उसमें अंदर चले गए, जिसके जाने से उनकी मौत हो गई है और अभी उनकी बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है और अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप था मुआवजे की मांग का, कितना मुआवजा मिला है? मुआवजे के अमाउंट तो अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुआवजा शायद दिया जा रहा है और परिजन अभी शायद संतुष्ट हैं और अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लोगों का आरोप है कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कार्य नहीं किया जा रहा है। उसकी जांच की जाएगी, जो एजेंसियां हैं उसके द्वारा जांच की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बलरामपुर जिले खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग लगातार खाद्य सुरक्षा के नियमों को पालन करवाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक मीट की दुकान में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। निबगौनी अंधेरी बाग स्थित जमीर मीट शॉप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर पहुंची निरीक्षण टीम ने दुकान संचालक जमीर अहमद और प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक को मौके पर अनुपस्थित पाया। परशुरामपुर पुलिस की तत्परता से 3 मासूम बच्चों की जान बची है। 3 बच्चों पर खतरा मंडरा रहा था। बता दें आपको कि आरोपी 3 बच्चों को जिंदा दफन करने की तैयारी कर रहा था, जबकि थानाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की रणनीति ने अपराधी को गिरफ्तार किया और बच्चे की जान बची है। एएसपी श्यामकांत की शार्प मॉनिटरिंग ने ऑपरेशन को सुपरफास्ट बनाया। परशुराम पुलिस को लोगों ने सराहा है। मथुरा के सदर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद में बड़ी लूट की वारदात से हड़कंप मच गया। बता दें दूल्हे के
ताऊ से बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए नगद और लाखों के आभूषण से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद निवासी कपिल की शादी रजवाड़ा रिजॉर्ट में होनी थी। शादी समारोह के लिए हरियाणा के बल्लभगढ़ से आए गोपाल सिंह बैग में नकदी और आभूषण लेकर होटल के पास खड़े थे। तभी अचानक एक बाइक पर आए 2 युवक रुकते ही उनका बैग झपट कर तेजी से फरार हो गए। सूचना मिलते ही यूपी डायल 112 और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार ने होटल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कराई। हालांकि प्रारंभिक जांच में पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। बारात जब चढ़ रही थी उस टाइम पे और मेरे हाथ में एक बैग था, तो मैं गाड़ी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा। उसी समय 2 लोग आए जो मोटरसाइकिल पर थे। पीछे बैठने वाले ने बड़ी जोर से और मेरे में धक्का मारा और बैग छीन के और वो बैग छिना के ले गए। लगभग 2.5-3 लाख रुपए थे और करीब 15-16 लाख रुपए का सोना और चांदी की वस्तुएं थी। खबर अयोध्या के सोनौरा गांव से है, जहां पर कुछ दिनों पहले भोर के समय दूध देने जा रहे युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी। पीड़ित युवक का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। शिव के साथ सुबह बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस में बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। शिव कुमार वर्मा की दोनों पैर तोड़ दिए गए, दोनों हाथ तोड़ दिए गए, सर उसका फट गया है। वो जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। माननीय योगी जी, क्या आपकी यही ठोको नीति है? कहां चला गया आपका बुलडोजर? आपकी सरकार निर्दयी है और किसी काम की नहीं है। मैं मांग करता हूं, अगर जो शिव कुमार वर्मा जी को न्याय नहीं मिलता है, एफआईआर हो जाने के बाद भी आज उनकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। सरकार से अगर जो अन्याय होगा तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फैजाबाद जनपद का पिछड़ा वर्ग, कुर्मी समाज अब शांत बैठने वाला नहीं है। योगी जी, आपके अंदर जितनी ताकत है, पुलिस की लाठियां चलवाना चाहते हो, गोलियां चलवाना चाहते हो, चलवा लीजिए, लेकिन इस प्रकार का अत्याचार अगर जो करोगे तो हम लोग जनता लेकर के, भारी जुलूस लेकर के, भारी हुजूम लेकर के वो काम करेंगे जो आपके संभालने से नहीं संभलेगा। माननीय योगी जी, आज इस जिले का प्रशासन। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में एक सनकी आशिक द्वारा अपनी प्रेमिका पर गोली चलाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी आकाश कश्यप ने अपने पूर्व प्रेमिका लक्ष्मी थापा को घर में घुसकर गोली मारी। घटना काशीराम कॉलोनी की है। युवती के हाथ में लगी गोली के कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत लोकबंधु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना के बाद लक्ष्मी की बड़ी बहन राधिका थापा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस तहरीर के आधार पर पारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आजमगढ़ जिले की मंडलीय कारागार में बंद एक बंदी जिला अस्पताल से जेल प्रशासन की कस्टडी से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। जेल में बंद बंदी उदय उर्फ गुजराती पुत्र जसवंत गुजरात की अहमदाबाद के थाना ईसानगर का रहने वाला है, जबकि हाल पता आरोपी का गोरखपुर थाना का शाहपुर थाना क्षेत्र है। आजमगढ़ की जेल में गोरखपुर से हत्या के मुकदमे में प्रशासनिक आधार पर 6 सितंबर 2021 को ट्रांसफर होकर आया था। विगत 4 वर्षों से आजमगढ़ जेल में बंद था। सूचना मिलते ही जेल के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। काफी तलाश के बाद भी जब बंदी का नहीं पता चला तो इस मामले में जिले के कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।